नाजरीन, इस्तकबाल है सीधी बात की नई पेशकश सलाम बेंगलुरु में। इसमें जिस तरह के आप जानते हैं कि कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से आपको जो है खबरें सुनाई जाएंगी। नामों के सिलसिले में आप लोगों से आरा मशवरे लिए गए थे। अब अक्सर लोगों का यही मुतालबा आ रहा है कि सलाम बेंगलुरु को नाम हुनूज रहने दिया जाए। ये एक अछूता और अलग नाम है। इस तरह से अगले कोई प्रोग्राम होंगे तो फिर इंशाल्लाह उसके सिलसिले में दीगर प्रोग्रामों के नाम कर्नाटक के नाम से या दीगर नामों से जोड़ा जाएगा। बहरकैफ आप ये तय कर लें कि इंशाल्लाह अब से बेंगलुरु और कर्नाटक की मुतालिका खबरों की इस नई पेशकश का नाम सलाम बेंगलुरु ही रहेगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए देखते हैं कि आज बेंगलुरु और अतराफ के से क्या खबरें आई हैं। पहली खबर कोडगु जिले से है। अभी 2 दिन कबल की बात है कि कोडगु के तालिब इल्म ने, जिसका नाम अब्दुल फत्ताह बताया गया है, बरसात की वजह से भरने वाले कावेरी नदी की वजह से कोडगु समेत दीगर मुताल्लिका देहातों को पहुंचने वाले नुकसानात को गिनवाते हुए साले रवां के बजट में वजीर आला कुमारस्वामी की जानिब से कोडगु जिले को खुसूसी अहमियत न दिए जाने पर आड़े हाथों लिया था और साथ ही येडियुरप्पा से मुखातब होकर कहा था कि ना आप इख्तिदार में रहकर कुछ कर सकते हैं ना बाहर से, इसलिए बेहतर है कि आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके ये मसला हल करें। ये वीडियो इतनी वायरल हुई कि मकामी कन्नड़ा चैनलों ने इसको बार बार दिखाया। नदी किनारे खड़े होकर पूरे जिले के मसाइल को सामने रखने वाला ये मुस्लिम बच्चा मुख्तसर मुद्दत में मशहूर हो गया। बिलाखिर वजीर आला को यह बयान देना पड़ा कि मस्कूरा लड़के से वो जरूर मुलाकात करेंगे और अनकरीब करेंगे। फिर बरोज़ जुमेरात जब कोडगु जिले के मसाइल सुनने के लिए वजीर आला कुमारस्वामी कोडगु पहुंचे तो अब्दुल फत्ताह से बराह रास्त मुलाकात करके इस बात की यकीन दहानी की कि वो कोडगु जिले के तमाम मसाइल को अनकरीब हल करने की कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में सीएम से मुलाकात के बाद अब्दुल फत्ताह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनको खुशी है कि उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने कहा कि हमारे जिले को कुदरती खूबसूरती हासिल है और सयाहत की जगह है, मगर ठीक से सहूलियात ना होने की वजह से सयाह इधर नहीं आते। यहाँ इस वीडियो को नाजरीन के लिए पेश किया जा रहा है। देखिए कि अब्दुल फत्ताह ने कितनी खूबसूरती के साथ अपने जिले के मसाइल को कन्नड़ा जबान में समझाने की कोशिश की है। 2-3 यूएच ಚಾನೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕೊಡಗಿನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಮಾಡು. ಎರಡೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಸೂಫಿ ಶಹೀದ್ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್, ಇದೆರಡು ಪುಣ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ, ಆದರೆ ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಕಾಫಿ ಬೇರೆ, ಒಳ್ಳೆಮೆಣಸು ಬೇರೆ, ಅಡಿಕೆ ಬೇರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊಳರೋಗ ಬಂದು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಕೆಆರ್ ನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಲ್ಲದೆ ಮಡ್ರಾಸ್ನವರು ಸಹ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡುವ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೊಡಗಿಗೆ. ಕೊಡಗನೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಲ್ಲದಂತ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಸರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಕೋಣಗಳು ಇಳಿದು ಬಂದು ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ತೋಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕುಟ್ಟ, ಬಿರ್ನಾಣಿ, ಬಾಳೆಯರೆ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಇತರ ಊರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಕೂಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಗಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಸರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರುವುದೇನು, ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಈಗಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕರ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರೇ, ನೀವು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೂಗಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೂಗಾಡಿದ್ರು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗಿನ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಲಿ, ಆದರೆ 130 ಕೋಟಿ ಜನರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷವಾಗಲಿ, ಯಾವ ಜಾತಿಯಾಗಲಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು.
ಅದೇ ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದರೆ 6 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಸರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿಗೆ ಅಂದಾಜು 24 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಬರುವಂತ, ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾವೇರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡಗಿನ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನುದಾನ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ 2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಯನೇ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಏನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು? ಯಾರ ಜೊತೆ? ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಇತರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಇರುವುದು? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗಿನ ಕಾವೇರಿ ಹೋಗಿ KRS ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಾಗ ಆಯಾಯ ಕಾಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಗು ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ 2,000 ಏಕರ್ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಆ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರು ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಲ್ಲೂ ಆಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬೀಜ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬೀಜ? ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಬಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಯುವ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಗನಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಜಕರಿಯಾ ಜೊತೆ ಫತ್ತಾಯಿಕೆ ಯುಕಾಲ. अब खबर श्रीगुप्पा से। श्रीगुप्पा तालुके के बागेवाड़ी देहात में वाक़े तुंगा भद्रा नदी में एक बाप और बेटे के डूबकर हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह यानी जुमा की सुबह के औकात में हादसा पेश आया है। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त रफीक उम्र 36 और उनका बेटा इसहाक उम्र 6 के हिस्से से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि रफीक, इसहाक और सद्दाम सुबह के वक्त नदी के किनारे रेत जमा करने के लिए गए हुए थे और इस मौके पर नदी के किनारे पानी नहीं था, मगर सुबह के वक्त में तुंगा भद्रा डैम के दरवाजे अचानक खोल देने की वजह से पानी का बहाव तेज हो गया और उसमें रफीक और इसहाक बहकर डूब गए, जबकि सद्दाम एक लकड़ी के सहारे नदी किनारे पहुंचने पर कामयाब हुआ। मकामी लोगों ने खबर सुनकर पहुंचे और फिर वहां मौजूद मवेशियों को बचा लिया है जो पानी के बहाव में बहने वाले थे। बताया जा रहा है कि इंतजामिया की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि किसी भी वक्त तुंगाभद्रा डैम से पानी को छोड़ा जा सकता है, लिहाजा नदी के किनारे या आसपास मकामी लोग जाने से परहेज करें। मगर रफीक इस बात से नाबलद हर दिन सुबह के औकात में रेत जमा करने यहाँ पहुंच जाया करता था। मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। यहाँ कर्नाटक की मखलूत हुकूमत की जानिब से बजट पेश किए जाने के बाद सरकारी स्कूलों को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि मुमकिन है इमसाल कई सरकारी स्कूल बंद किए जाएं, मगर प्राइमरी और हायर एजुकेशन मिनिस्टर जनाब एन महेश ने कहा है कि हुकूमत किसी भी सरकारी स्कूल को बंद नहीं करेगी। जहां तलबा की तादाद कम है वहां कोई और मुतबादिल पेश किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में 4100 ऐसे स्कूल शुरू किए जाएंगे जहां LKG और UKG की क्लासेस होंगे और साथ ही पहली जमात से ही अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भी मंसूबा बनाया गया है और इस सिलसिले में मीटिंग के बाद जरूरी फैसला लिया जाएगा। अब खबर मंगलुरु से। यहाँ शहर के भवंती स्ट्रीट में वाक़ई एक ज्वेलर्स की दुकान में 4 खवातीन जो सोने की खरीदारी का ढोंग करके आई थीं, उनकी जानिब से दुकानदार का ध्यान भटकाकर 6 सोने की चूड़ियां,
चुरा कर फरार होने में कामयाब हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक चूड़ियों का जुमला वजन 197 ग्राम है, जिनकी जुमला मालियत 5,71,300 रुपये बताई गई है। बंदरगाह पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। सुबह करीब 11:15 बजे 4 खवातीन का ग्रुप दुकान में दाखिल हुआ, सोने की छानबीन की और वापस हुए। इस बीच दुकान मालिक चाय पीने के गर्ज से दुकान से बाहर गया तो खवातीन दोबारा दुकान में दाखिल हुई और दोबारा जेवरात देखने की बात कही। इस बीच एक दुकानदार का दुकान ध्यान भटकाकर शोकेस में मौजूद 6 चूड़ियां लेकर वह औरतें फरार हो गई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर उडुपी से। मंगल की रात हलाक होने वाले उडुपी के इष्टामठा में से एक मठ शिरूर मठ के स्वामी श्री लक्ष्मेश्वर की मौत फितरी नहीं बल्कि उनको जहर देकर मारे जाने का शिबा जाहिर किए जाने के दौरान अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस बात की तस्दीक भी हो गई है। मलहुजरे के महलूक श्री लक्ष्मेश्वर और दीगर इष्टामठ के तमाम मठों के स्वामियों के दौरान गुज़िश्ता कई महीनों से तनाज़ात चल रहे थे। इसी के चलते उनकी मौत को लेकर शिबा जाहिर किया जा रहा था कि वो कत्ल है। जहर खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको उडुपी के गांधी अस्पताल में दाखिल किया गया था। उसके बाद उनको मणिपाल अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां मंगल की रात 1 बजे वो इलाज बेसुध होने की वजह से हलाक हो गए। जुमेरात को केएमसी अस्पताल में लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर अविनाश शेट्टी ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा था, जिन्होंने स्वामी जी का इलाज किया था और पोस्टमार्टम भी किया था, कि शिरूरू श्री के बदन में जहर फैल गया था जिसकी वजह से उनके आज़ा काम नहीं कर रहे थे। स्वामी के भाई लातूया आचार्य ने हिरियडका पुलिस थाने में कत्ल की शिकायत दर्ज की है। शिरूर मठ छोड़कर बकिया 6 शाखों के किसी भी स्वामी ने इनके आखिरी रसूम में हिस्सा न लेने की वजह से अवाम मजीद भड़के हुए हैं। इन 6 स्वामियों में से पेजावर, पलेमारू, कृष्णापुर, अधिमारू, कानयूरू और पुत्तिगे शामिल हैं। अवाम का मानना है कि इस तरह मठों के आचार्य की दूरी हिंदू धर्म का सर नीचा कर दिया है। अब खबर मंड्या जिले से है। मंड्या जिले में एक और मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। एक शख्स अपनी साबिका बीवी और बच्चे को मिलने जब पहुंचा तो अपने बेटे को अलग से लेकर उससे बात करते हुए उसको घर चलने की बात कर रहा था और उसे मोहब्बत से बातें कर रहा था कि इतने में इस जगह पर पहुंची भीड़ कोई और समझकर इस शख्स को पीटना शुरू कर दिया। खबर इसके के मामला संगीन होता उसकी साबिका बीवी ने आकर कहा कि इस शख्स को ना मारे, वो अपने लड़के से मिलने आया है। तब जाकर भीड़ ने इस शख्स को छोड़ दिया, वरना एक और शख्स भीड़ के गुस्से का शिकार हो जाता। वाज़ेह है कि इससे कबल बीदर में एक संगीन वाकया मॉब लिंचिंग का पेश आया है, जो सारे कर्नाटक में बदनामी का सबब बना था। अब खबर बेंगलुरु से। खुसूसी तहकीकाती टीम ने आज मशहूर मारूफ सहाफिया गौरी लंकेश के कत्ल केस में एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त मोहन नायक मुकीम सुल्ला उम्र 50 की हैसियत से कर ली गई है। इस पर इल्जाम है कि उसने कत्ल की साजिश में हिस्सा लिया था। 3rd एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के सामने उसको पेश किया गया था, जहां से 6 दिन के लिए उनको मजीद छानबीन के लिए पुलिस के हवाले किया गया है। मज़कूरा कत्ल मामला ज़ेर हिरासत मुलजिमान की जुमला तादाद 8 हो गई है। अब खबर मैसूरू से। मैसूरू से खबर मौसूल हुई है कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली 3 लड़कियों को 5 लड़के 5 महीने से लगातार शहरों बैरून शहर ले जाकर जिनसी हवस मिटा रहे थे और जिस्म फरोशी पर मजबूर कर रहे थे। इन मुलजिमान में से एक अहम मुलजिम आबान का नाम बताया गया है, जो कि लड़कियों के घरों के पड़ोस में रहा करता था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आबान का ताल्लुक मंगलूर से है और आबान ने अपने दीगर 5 दोस्तों का ताल्लुक बेंगलुरु, मंगलूर और भटकल से बताया गया है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इत्तलात के मुताबिक लड़कियों के वालिदैन ने गुज़िश्ता 1 माह से लापता बेटियों की तलाश के लिए मैसूर के एक NGO बनाम ओडांडी सेवा संस्थे में शिकायत की थी कि उनकी लड़कियां लापता हैं। इस पर तहकीकात करते हुए NGO ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलूर से आबान को गिरफ्तार करके तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि आबान और उसके दोस्त, जिनका ताल्लुक बेंगलुरु, भटकल और मंगलुरु से है, लड़कियों को पैसों का लालच देकर मंडिया, मंगलुरु और बेंगलुरु जैसे इलाकों में लाकर उनके साथ जिनसी हवस पूरी किया करते थे और उनको जिस्म फरोशी पर मजबूर किया करते थे। PTI के जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक पुलिस बकिया 4 मुलजिमान की खोज कर रही है और आबान को इस वक्त पुलिस हिरासत में लिया गया है।
नाजरीन, ये थी सलाम बेंगलुरु की खुसूसी पेशकश जिसमें बेंगलुरु अतराफ की खबरें आपके सामने पेश की गई। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी सलाम बेंगलुरु में कर्नाटक और दीगर अजला से कुछ खबरें लेकर के। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोज़ को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।